डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि हम बायो के चैप्टर्स की बात करें तो मान लीजिए कोई लेक्चर 8 से 10 लेक्चर, कोई चैप्टर जो होता है वो 8 से 10 लेक्चर्स का होता है। शुरुआत में हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ हमें सारी चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन बीच में हमें ये लगने लगता है कि कोशिश बोरिंग लग रही है। उसका रीज़न ये होता है कि कई बार क्या होता है हम उस चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स डेफिनेशंस के बारे में देखते नहीं हैं कि वो डेफिनेशंस क्या होता है। कुछ चैप्टर्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती भी है, कुछ चैप्टर्स में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जब तक आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, कुछ डेफिनेशंस को, कुछ वोकैबुलरी, कुछ वर्ड्स को नहीं समझेंगे तब तक आपको इस चैप्टर में दिक्कत आएगी। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट तो कर रहे हैं, हमारे इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है, लेकिन हम इसमें बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन and some important terms related to it। मतलब हम कुछ बेसिक्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से टर्म हमको देखने में आएगी। तो वैसे तो आप रिप्रोडक्शन के बारे में जानते ही हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमको देखने के लिए मिलता है यूनिसेलुलर, या फिर बोल सकते हैं उसको हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो देखने के लिए मिलता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो हम बात करें ह्यूमंस की तो आप सभी को पता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम टर्म की बात करेंगे। हमारे नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। हम कुछ सिंगल लाइन डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का मतलब गैमेट, जेनेसिस का मतलब ओरिजिन, जनरेशन या फॉर्मेशन। तो जिसमें गैमेट्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस, या फिर बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन। सीधी सी बात है, हम मेल की बात करें, हम पढ़ चुके हैं कि मेल में जो गैमेट होता है वो कैसा होता है? स्पर्म। और फीमेल में जो गैमेट होता है वो हमारा क्या होता है? ओवम। हम स्पर्म को एंथेरोजाइट के नाम से भी जानते हैं और ओवम को हम एग के नाम से भी जानते हैं। और दोनों जो गैमेट्स हैं, बोथ गैमेट्स हैं, वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। बोथ गैमेट्स आर हैप्लॉइड, जिसको हम शो करते हैं ऐसे हैप्लॉइड। ये हमारे फर्स्ट टर्म में गैमेटोजेनेसिस। फिर दूसरी टर्म का नाम है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? सो सीधी सी बात है, इंसेमिनेशन में हुआ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, इनटू वेजाइना। हम आगे पढ़ेंगे वेजाइना क्या होता है, स्पर्म्स के बारे में जानते हैं। तो जो स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है किसमें? वेजाइना। तो ये जो है ये मेल में प्रेजेंट है, और ये जो प्रेजेंट है किसमें प्रेजेंट है? ये फीमेल में प्रेजेंट है। तो स्पर्म्स का जो ट्रांसफर होता है वेजाइना में उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। तो जब जब इंसेमिनेशन की बात होगी तब तक आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जो स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है वेजाइना में उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। फिर थर्ड हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, फ्यूजन ऑफ
स्पर्म्स एंड ओवम्स टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट। फ्यूजन जो होता है स्पर्म्स और ओवम का, वो क्या बनाता है? डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। आप सभी को पता है कि स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेट है, ओवम जो होता है वो फीमेल गैमेट है। दोनों आपस में क्या होते हैं? हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। जब हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? डिप्लॉयड जाइगोट। और डिप्लॉयड जिसे शो करते हैं वो हमारा होता है प्रोगेस। तो ये हमारा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले डेफिनेशन से बात करते हैं। इसको एडजस्ट करते हैं। फोर्थ हमारी जो डेफिनेशन है उसका नाम है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट and its attachment with wall of the nucleus। मतलब इम्प्लांट करना। इम्प्लांटेशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। हम ब्लास्टोसिस्ट के बारे में देखेंगे आगे, हमारा इम्प्लांटेशन हम डिटेल में देखेंगे इम्प्लांटेशन क्या होता है। सीधी सी बात, इम्प्लांटेशन में आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का और उसके साथ अटैचमेंट होता है वॉल ऑफ यूटेरस। मतलब यूटेरस मतलब इसमें कोई भी ऑफस्प्रिंग जो भी नया एम्ब्रियो रहता है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। उससे मतलब डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का और जो अटैचमेंट होता है वॉल से एम्ब्रियो का यूटेरस की वॉल से वो होता है उसका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद अगली टर्म जो आएगी वो आएगी गेस्टेशन। तो गेस्टेशन क्या होता है? गेस्टेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन अलग है, उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, लेकिन एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन। तो गेस्टेशन का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। तो उसके बाद है सिक्स्थ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो होती है वो होती है द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। हम नॉर्मल में डिलीवरी बोलते हैं लेकिन साइंस के वगैरह क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। नोट कर लीजिए, जैसे अगर अगले डेफिनेशन से बात करते हैं। अब हम अगले डेफिनेशन की बात करेंगे।
एसेसरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन क्या? तो सेक्स ऑर्गन which do not directly participate in the process of reproduction। मतलब एसेसरी सेक्स ऑर्गन बोले या फिर उसको नाम दे सकते हैं तो उसको या तो हम कह सकते हैं एसेसरी डक्ट्स। तो एसेसरी ऑर्गन सेक्स ऑर्गन से एसेसरी डक्ट्स हम उन ऑर्गन्स को कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। सेक्स ऑर्गन विच डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट, एक्चुअली में होते सेक्स ऑर्गन ही, लेकिन क्या होता है विच डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसे सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। डायरेक्टली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारे तो स्पर्म यानी कि मेल गैमेट और ओवम यानी कि हमारा फीमेल गैमेट। आपको बताया था मैंने कि मेल जो एसेसरी डक्ट्स होते हैं वो रेटिनोटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वैसा एफरेंशिया, वैसा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल ट्यूब्यूल्स, ये सब क्या होते हैं एसेसरी डक्ट्स होते हैं। वैसे फीमेल बताया था, फीमेल में ओविडक्ट है, इन्फेंटिबुलम है, फिब्री है, एम्पुरा है, स्थमस है, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, जहाँ पर मेल और फीमेल में फ्यूज होते हैं। तो ऐसे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते रिप्रोडक्शन में, उनको हम बोलते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन या फिर एसेसरी डक्ट्स। अगली डेफिनेशन जो 8th नंबर की है वो है हमारी एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या होता है? अ स्पेशल स्ट्रक्चर a special structure of anterior part of sperm। हम स्पर्म का डायग्राम देखेंगे तो जो हमारा सबसे टॉप पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट, सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है एक्रोसोम। अब आपको आ सकता है कि हेड ऑफ स्पर्म, head of sperm is known as, तो आपका आंसर क्या होगा एक्रोसोम। या हम बोलते हैं कि टॉप पार्ट ऑफ स्पर्म, टॉप पार्ट सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो स्पर्म में क्या होता है is known as, स्क्वायर कर लीजिए, is known as एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है? स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो एंटीरियर पार्ट जो टॉप वाला पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा एक्रोसोम। फिर हम अगली चीज की बात करें डेफिनेशन की, 9th डेफिनेशन जो है वो है एम्ब्रियोसेंटेसिस। तो एम्ब्रियोसेंटेसिस जो होता है वो क्या होता है? टू फाइंड सेक्स ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। किसी भी अनबोर्न चाइल्ड, जो बच्चा दुनिया में नहीं आया है, उस बच्चे के सेक्स को पता लगाने के लिए कि वो बच्चा होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है, तो इस टेक्निक को बोलते हैं एम्ब्रियोसेंटेसिस। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले डेफिनेशन में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे पास और डेफिनेशन है
इसमें हमारी 9 डेफिनेशन हो गई। अब हमारी जो 10th डेफिनेशन है उसको हम बोलते हैं एलिसिटर एक्स। नाम से क्लियर है, एक्स एक्स मतलब क्या, फीमेल पार्ट। फीमेल पेमेंट हमारा क्या होता है, ओवम या एग। तो एलिसिटर एक्स एक्स विदाउट यॉक, मतलब एक्स में जो यॉक नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो यॉक होता है, यॉक में क्या होता है, जो मिडिल वाला पार्ट होता है, मिडिल वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं। लेकिन ऐसे एक्स जो क्या होता है विदाउट यॉक होता है, जिसमें यॉक नहीं होता है, उसको हम कहते हैं एलिसिटर एक्स। अब बिना यॉक के जो एक्स होते हैं वो मिलते हैं किसमें, तो वो मिलेंगे हमारे ह्यूमन एग। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन एग जो होता है दैट मींस जो हमारा फीमेल्स में जो क्या बोले उसको ओवम बोले या उसको एग बोले। तो ह्यूमन एग जो होता है हमारा फीमेल्स में जो ओवम या एग जो गैमेट्स होते हैं वो विदाउट क्या होता है, यॉक होता है, यॉक प्रेजेंट नहीं होता है। अब उसके बाद उसको निरस्त करते पहले और पीरियड हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट, अभी हमारा इम्प्लांटेशन में आया था ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हमने देखा था एंड अटैच्ड वॉल ऑफ द यूटेरस। सो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट की बात करें और स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। आपको पता है कि एम्ब्रियो किस टाइप की प्रोसेस में होता है। हमने पढ़ा था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे पास दो टॉपिक होते हैं, जाइगोट जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के थ्रू बन रहा था, और दूसरा पार्ट होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब क्या, मोर डेवलप्ड स्टेज ऑफ जाइगोट। डेवलप जो जाइगोट की और डेवलप्ड स्टेज जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। तो ये क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट और स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की स्टेज है आफ्टर मोडुला। हम ब्लास्टुला मोडुला इनके बारे में पढ़ेंगे जब हम ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन गेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक स्टेज ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर मोडुला, मोडुला के जस्ट बाद जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, ब्लास्टोसिस्ट। आफ्टर मोडुला विद द फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब जो होता है वो होता है हमारा फ्लूइड फॉर्म में होता है लिक्विड। फिल्ड कैविटी मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो इसके बाद बनता है मोडुला के बाद, और जिसकी प्रोसेस होती है एम्ब्रियो की स्टेज। फिर उसके बाद हमारा एलिसिटल एलिसिटल एक हो गया, ब्लास्टोसिस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉम का मतलब होता है द फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड मतलब जब वो फीमेल पहली बार बच्चों को फीडिंग करवाती है तो मेमरी ग्लैंड्स क्या होती है, जो मिल्क को सीक्रेट करती है, ऐसी ग्लैंड्स जो होती है हमारी मेमरी ग्लैंड्स होती है। सभी को पता है कि जितनी भी टाइप की ग्लैंड्स होती है वो सभी ग्लैंड्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उससे ही सारे हार्मोन क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो द फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड्स मतलब मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू द फर्स्ट मिल्क सीक्रेट होता है ऑन द फर्स्ट डे फॉलोइंग पास्चुरेशन। पास्चुरेशन मतलब आपको कि द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। तो कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू जो फर्स्ट मिल्क सीक्रेट किया था ऑन द फर्स्ट डे फॉलोइंग पास्चुरेशन। पास्चुरेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी की प्रोसेस जो होती है उसको मतलब पास्चुरेशन में जिस दिन डिलीवरी होती है उसी दिन क्या होता है, ये मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट में जो पास्चुरेशन होगा उसको मिल्क जो होता है उस मिल्क को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। उसमें क्या होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। आपको बता दें हम एंटीबॉडी को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको कहते हैं IgA। ये हमने देखा। अब हाइमन, अगली जो डेफिनेशन है वो क्या होती है हमारी, हाइमन क्या होता है। तो हाइमन की बात करें तो थीन मेम्ब्रेनियस कवरिंग। थीन मतलब एक पतली सी मेम्ब्रेन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, और थीन मेम्ब्रेनियस कवरिंग ऑफ वेजाइना। वेजाइनल ओपनिंग मतलब जो वेजाइनल मतलब क्या, आपको बताया था मैंने इंसेमिनेशन में कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू वेजाइना। वेजाइना फीमेल पार्ट है, तो वेजाइनल ओपनिंग को जो कवर करती है ऐसी लेयर को हम क्या कहते हैं, हाइमन। फिर हम बात करते हैं
मैक्रोलेसिकल एग और माइक्रोलेसिकल एग। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो मैक्रोलेसिकल एग क्या होता है, मतलब एग्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, जिसमें लार्ज अमाउंट में यॉक होता है। जिसमें यॉक बिल्कुल नहीं होता उसको तो हम बोलते हैं एलिसिटिकल, जो हमारा ह्यूमन एग होता है। लेकिन जिसमें यॉक प्रेजेंट होता है, यॉक के बारे में बताया था, डायग्राम बना के मैंने। तो एग्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, ऐसे एग्स जिसमें लार्ज अमाउंट में क्या होता है, यॉक होता है, उसको हम कहते हैं मैक्रोलेसिकल एग। लेकिन माइक्रोलेसिकल एग उसको बोलेंगे एग्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक, जिसमें क्या होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में यॉक होता है, उसको हम कहते हैं माइक्रोलेसिकल एग। तो देखा। फिर बात करें पवर्टी, पवर्टी एज क्या होती है। तो पवर्टी में क्या होगा, अ स्टेज ऑफ लाइफ, एक लाइफ की क्या होती है, स्टेज होती है, विच एट विच सेक्स ऑर्गन्स, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बिकम्स मैच्योर एंड फंक्शनल, मतलब एक ऐसी एज जिसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, मेल में पेनिस, फीमेल में ओवरी, वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं और फंक्शनल प्रॉपर काम करने लगते हैं। तो ऐसी एज को क्या बोलते हैं, पवर्टी एज। उसके बाद हम बात करें नियोनेट। नियोनेट का मतलब क्या होता है, न्यू बॉर्न इन्फेंट, जो छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, उसको हम ऑफ स्क्रीन भी बोलते हैं, लेकिन हमारी साइंटिफिक टर्म उसको बोलेंगे नियोनेट। न्यू बॉर्न इन्फेंट, न्यू इन्फेंट का मतलब होगा नवजात, छोटा बच्चा। तो न्यू बॉर्न जो इन्फेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, नियो। उसके बाद हम बात करें मिनार्स और मेनोपॉज, इनके बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो मिनार्स का होता है स्टार्टिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप सभी को पता है कि जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, यानी ह्यूमन में इसकी बात करें, उसमें जो होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल, और जितने नॉन प्राइमेट्स होते हैं, रेड काउ, डॉग, टाइगर्स में है, उसमें हम क्या कहते हैं, उसको ओस्ट्रस साइकिल। तो मिनार्स की बात करें तो स्टार्टिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग फेज जो होती है उसको मिनार्स बोलते हैं। तो 12 से लेकर 13 ईयर्स की एज में जो होता है, स्पेशली फीमेल्स में, बता चुका हूं आपको मैं, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, स्टार्ट होती है। और मेनोपॉज क्या होता है कि लास्ट और एंडिंग स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो होती है लास्ट फेज होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉपर तरीके से रुक जाती है, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। जो कि होता है 45 से 50 ईयर्स की एज में क्या होता है, ये प्रोसेस रुक जाती है। तो अब ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 2 डेफिनेशन और बची हुई है, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और कुछ बेसिक चीज़ें अगर बच जाएगी तो हम कल का लेक्चर में कवर करेंगे। अब उसको नोट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर बात करी, आपने आई होप अपने ये सारी डेफिनेशन नोट कर ली होगी। तो हमने 9 डेफिनेशन पढ़ ली थी, 9 टर्म्स पढ़ ली थी। फिर हमने बात करी एरिस्टोटल के बारे में, फिर बात करी ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, फिर बात करी कोलेस्ट्रॉल के बारे में, फिर हमने बात करी हाइमेन के बारे में, फिर हमने बात करी मैक्रोलेसिटिकल एग के बारे में, फिर बात करी माइक्रोलेसिटिकल एग के बारे में, फिर बात करी पॉवर्टी के बारे में,
फिर बात करेंगे नियोनेट के बारे में, फिर बात करेंगे मिनास के बारे में, फिर बात करेंगे मिनोपॉज के बारे में। दो डेफिनेशन और बची हुई है, ट्रोफोब्लास्ट और जोना प्लेसोडा के बारे में बात करते हैं, इसको रेस करते हैं। उसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन जो है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ सेल्स outer layer of cells in a blastocyst. Outer layer of cells in a blastocyst is nutritive function. Nutritive बोलते हैं उसमें nutritional in function. Nutritional in function. अगले डेफिनेशन की बात भी कर रहे थे लास्ट, जोना पेरिसीडा। Clear? So a transparent clear zone around the ovum transparent clear zone around the ovum present between the corona radiata and vitelline membrane. So zona perimeter layer ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट का आउटर लेयर ऑफ सेल है ना ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होती है इट इज न्यूट्रिशनल इन फंक्शन। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर ऑफ सेल्स इन ब्लास्टोसिस्ट का बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये अपने आप में न्यूट्रिशनल फंक्शन होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जोना पेरिफेरल लेयर क्या होती है? ट्रांसपेरेंट क्लियर जोन अराउंड द ओवम। जो हमारा ओवम होता है, ओवम के तो साइड में जो लेयर होती है ट्रांसपेरेंट, उसको क्या बोलते हैं? जोना पेरिसीडा। प्रेजेंट बिटवीन द कोरोना रेडिएटा एंड वाइटेलिन मेम्ब्रेन। ध्यान रखिए कोरोना रेडिएटा के बारे में देखेंगे। कोरोना रेडिएटा एंड वाइटेलिन मेम्ब्रेन दोनों के बीच जो प्रेजेंट होता है लेयर उसको बोलते हैं जोना पेरिसीडा। आपने देखा होगा कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर शिफ्ट होते हैं और स्टिग्मा जो होता है एक बार में एक ही पोलन ग्रेन को एंट्री देता है। वैसे कि वैसा क्या होता है कि ओवम जो होता है, ओवम की जो जोना पेरिसीडा लेयर होती है वो वन टाइम में क्या होता है? एक ही स्पर्म को एंट्री देती है। आपको पता है कि सिंगल एजुकेशन में मतलब एक बार के एजुकेशन में जो होता है 200 से लेकर 300 मिलियन जो होते हैं स्पर्म्स एजुकुलेट होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट किसको मिलती है? एक ही स्पर्म को। तो फाइनली हमारी जो टर्म्स थी, बेसिक्स था इस चैप्टर का हमने देख लिया है। अब कल जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो हमारा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो टर्म्स बताई थी आपको, ऐसे टर्म्स बताई थी
आप उसको देख लें। तो आपको अच्छे तरह समझ में आए। कोशिश करेंगे हमारा एक लेक्चर में मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो उसको 2 लेक्चर में कवर करें। तो आप उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।